हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से। यह है इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। शुरू करते हैं। पहला जो ये स्लाइड है इसमें है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। इनके आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स है। कई बार जो हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंफ्यूज होते हैं, जो नहीं कंफ्यूज होते अच्छी बात है, वेरी गुड। जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके बारे में है कि पार्ट जो ये है फंडामेंटल राइट्स वो पार्ट 3 में है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो ये होती है। ऑप्शन में पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों ही लिखे रहेंगे, ध्यान से पढ़ना। और जब पूछेगा फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है तो वो पार्ट 3 में है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में है कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है, पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4A में। मतलब पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। इनके आर्टिकल कैसे हैं, आर्टिकल कुछ इस प्रकार हैं। जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसका है 12 to 35 आर्टिकल, डीपीएसपी का है 36 to 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है 51A। इसे तो ओरिजिनली बिल्कुल शुरू में जो थे वो 7 राइट्स थे, अब 6 हो गए। 6 कैसे हो गए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो था आर्टिकल उसे रिमूव कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल उसे हटा दिया गया है। किससे, 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1978 में हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या रिमूव किया गया है फंडामेंटल राइट्स में से, राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो है, या फिर यूँ कह लो, बोल दो कि इंस्पायर्ड है, तो वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग आइडियाज़ हमने अडॉप्ट किए हैं। उसमें से तो काफ़ी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो 40% टेक्स्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया है। ऊपर फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। और राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो फंडामेंटल राइट है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। राइट्स आर क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब यह है कि राइट्स पर, फंडामेंटल राइट्स पर कभी भी रोक लगाए जा सकते हैं, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, उनमें अमेंड किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि हम ये इमरजेंसी के बारे में पता होगा तो उस वक्त सारे राइट्स पर क्या थी, पाबंदी लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। किसी के पास भी कोई राइट्स नहीं था इमरजेंसी के टाइम पर इसमें भी अलग अलग केस हुए थे और अलग अलग केसेस के अपने अपने वर्डिक्ट हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स। पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। यानी जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स है भाई वो भी देख लेते हैं एक बार। तो जो एक सेकेंड, तो जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी के बारे में, उसमें पहला जो है आर्टिकल 14 वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी बराबर हैं और फिर उसकी प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ यही था। इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि प्रेसिडेंट है या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए एमपीज़ वगैरह वो हुए, कोई फ़ॉरेन अगर डिप्लोमेट है वो हुए। तो ये सब इस लॉ के तहत, इस फंडामेंटल राइट्स के तहत एक एक्सेप्शन है, इन पर ये लागू नहीं होता।
क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब कोई गलत हरकत करता है, किसी क्राइम में लिप्त होता है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। दिस इज़ एक्सेप्शन। प्रेसिडेंट को चलो पकड़ने वाली बात छोड़ो, अगर नॉर्मल किसी को आजकल ले ऑफ काफ़ी चल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, तो होता क्या है कि किसी को भी तुरंत निकाल दिया जाता है, बिना किसी नहीं, मतलब ऐसे ही जब मर्ज़ी तब निकाल दिया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसी कोई बात नहीं है ना, उसका इम्पीचमेंट होता है, और इम्पीचमेंट के लिए भी उसे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है। खैर वो हम कहाँ चले गए, वो सब छोड़ो। पहला है कि आर्टिकल 14 है, वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक, आर्टिकल 15 है इसी में, राइट टू इक्वालिटी में। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव में प्रोहिबिशन। और किस तरह का भेदभाव? किसी भी तरह का भेदभाव, आपके धर्म से संबंधित, आपके जात से संबंधित, आपके जन्म स्थान से संबंधित किसी भी तरह का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाना चाहिए। ये है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार में समानता का अधिकार। यह है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी को बंद करना, हटाना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआ, जिसको कि ये अनटचेबल है, इसको नहीं छूना चाहिए या फिर इसके पास नहीं बैठना चाहिए, वैसे लोग जिन्हें हम उस कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है उस चीज़ के लिए। तो आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप कोई विशेष टाइटल या उपाधि नहीं रख सकते। ये नागरिक के लिए है, जैसे कि जो मिलिट्री सर्विंग पर्सनल है, जैसे कि आर्मी डिफेंस पर्सनल है, वो तो अपने नाम के आगे लगाते ही हैं, है ना। रिटायर होने के बाद भी उनके नाम के आगे लिखा रहता है वो रिटायर्ड। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जो एवरेज ह्यूमन बींग है, सिटीज़न है इंडिया का, वो किसी भी तरह का कोई टाइटल धारण नहीं कर सकता। ठीक, ये था आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद आता है आपका राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 में 6 डिफरेंट अलग अलग तरह के वो हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में देखेंगे, अभी नीचे है उसका बताएंगे। आर्टिकल 20 में है सॉरी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि किसी भी इंसान को लॉ से ज़्यादा, लॉ में जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा उसको पनिश नहीं करना है। दूसरा है कि और आर्टिकल 20 में ही आता है डबल जियोपार्डाई के बारे में। डबल जियोपार्डाई के बारे में क्या है कि एक ही क्राइम के लिए या फिर एक ही गलती के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए किसी इंसान को 2 बार पनिश नहीं कर सकते। ये था डबल जियोपार्डाई, जो कि आर्टिकल 20 के अंदर ही आता है। और तीसरा आता है कि किसी भी इंसान को विवश नहीं कर सकते अपने खिलाफ सबूत देने के लिए, सबूत नहीं, अपने खिलाफ कन्फेशन करने के लिए या फिर किसी भी तरह का बयानबाजी करने के लिए। ये तीनों आर्टिकल 20 में आते हैं। फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये जो है ये 21 वाला सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि आर्टिकल 21 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पब्लिक लिबर्टी, कि किसी भी इंसान को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा until and unless he is punished by the procedure established by the law। अगर किसी इंसान को किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलती है तो वो इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, किसी भी इंसान को अरेस्ट या फिर उसे डिटेन करना।
तो उसमें रूल है कि अरेस्ट करने से पहले जो है वो पुलिस आपको बताएगी कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 22 में ही है कि जिसे आपने अरेस्ट किया है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना एक डिफेंडर रख सके, ताकि उसकी, ये आर्टिकल 2 के तहत है। आर्टिकल 2 के तहत ही एक जो लॉ है कि कहता है कि अगर पुलिस जिसको अरेस्ट करती है, किसी को भी अगर अरेस्ट करती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आर्टिकल 22 में है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड बेगर, जो कि बंधुआ मजदूरी है, उसके बारे में है कि ये प्रोहिबिशन है, उसको करने पर मना है कि आप किसी बच्चे से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। पर काफ़ी सारे हिस्से में अभी भी काफ़ी बच्चे करते हैं, उनके सर्वाइवल का सवाल है। पर राइट क्या है कि आप जबरन उससे नहीं करवा सकते, वो गलत है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और ह्यूमन बीइंग, मानव का, इंसानों का खरीद फरोख्त, लोगों का इधर से उधर मतलब बेच देना, किसी भी काम से तो नहीं, बेच देना, ये आपका आर्टिकल 23 में आता है। और आर्टिकल 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेसेस। ऐसे जब अभी आप कुछ क्षेत्रों में जाओगे, खासकर वहाँ पे जो चूड़ी की जो जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, इस कुत्ते को अभी भौंकना होता है, वहाँ पे कुछ होता है ना, कुछ एम्प्लॉयमेंट की जगह जहाँ पे काफ़ी जो जगह होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, कभी किसी बंद कोठरी के अंदर या फिर एक ऐसे कन्फाइंड प्लेस में जहाँ पे जो जगह है, जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी या तो इतना पॉल्यूटेड है या फिर इतना हार्मफुल है कि वो उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। तो वो आपका आर्टिकल 24 में है कि ऐसे किसी भी जगह पे बच्चों का, चिल्ड्रन का हज़ार्डस प्लेस पे एम्प्लॉयमेंट वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। तो 14 से 18 सबको याद रहता है, 19 से 22 भी लगभग सभी को याद ही रहता है। ये 23-24 जो था वो दोनों की दोनों ही ह्यूमन बीइंग और चिल्ड्रन से रिलेटेड था। 23 में क्या था, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, हज़ार्डस प्लेसेस पे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट तो फोर्सफुली होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर फिक्स है कि 14 साल से कम किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में या फिर खदान में मजदूरी नहीं करने पर प्रतिबंध है, बिल्कुल। उसके बाद है आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, जो कि राइट टू रिलीजन का है। आर्टिकल 25 में कहता है कि फ्रीडम ऑफ, अपनी स्वतंत्रता से अपनी मर्जी का धर्म चुनना, उसे प्रैक्टिस करना और उसका विस्तार करना, ये आर्टिकल 25 में आता है। मतलब फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अपने धर्म का। आर्टिकल 26 में क्या आता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एनी, 27 में आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स का पेमेंट। उसके बाद है 28 में, आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर स्कूल में जो कि स्टेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ये आपका आर्टिकल 28 में है। उसके बाद आता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 23। आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और माइनॉरिटीज़ हैं क्या, खैर हमारे देश में जो कुछ रिलीजन ही है, उन्हें माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि माइनॉरिटी कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 29 में है। और तीसवा 30th है माइनॉरिटीज़ का अधिकार अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने
और उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। ये 30th आर्टिकल जो है यूएस, ये पूर्णतः माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, मेजॉरिटीज़ के, मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन के लिए नहीं है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर से संविधान की आत्मा कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं वो थोड़ी देर में दिख जाएगा, इसके आगे ही दिख जाएगा। आर्टिकल 32। अब सोचने वाली बात यह है कि आर्टिकल 31 कहाँ गया। आर्टिकल 31 में ही तो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि ऊपर हमने देखा, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट में रख दिया गया है। सामरो, ये मैंने एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मैंने वहाँ से इसको कॉपी कर लिया थोड़ा। सर अगर आप देख रहे हैं तो मतलब कॉपीराइट मत दीजिएगा प्लीज़। ओके, एक है स्पीच और ये सामरो क्या है ये, हाँ आर्टिकल 19 में 6 डिफरेंट आर्टिकल है, 6, लेकिन उनकी नंबरिंग थोड़ी सी अजीब है। अब नंबरिंग अजीब क्यों है वो देखो ज़रा। जैसे कि होता है ABCDEF, लेकिन उसका नंबर क्या है ABCDE फिर G, F है ही नहीं उसमें। ठीक, तो इसको समझते हैं कि आर्टिकल, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार जो है इसमें से कोई भी 6 में से 6 में से एक आर्टिकल दे देगा और पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल है, 19 का A है, 19 का B है, 19 का C है, D है, E है, G है। तो सामरो देख लो, सामरो है क्या। पहला है 19 के A में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि प्रेस और RTI से रिलेटेड है। क्या ये स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये है आपका 19 का A। 19 का B है पीसफुली असेंबल होना बिना हथियार के, पीसफुली असेंबल होना बिना हथियार के, ये वाला पार्ट, ये 19 का है B। और 19 का ही C है पीसफुली एसोसिएशन बनाना, ये सेम है, दोनों अलग अलग है। 19 का B है, 19 का B है पीसफुली एसोसिएशन बनाना, और नहीं सॉरी, 19 का B है पीसफुली असेंबल होना बिना किसी हथियार के, और 19 का C है पीसफुली एसोसिएशन बनाना और यूनियन बनाना। 19 का D है मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, पूरे देश में स्वतंत्रता से विचरण करना। और 19 का E रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट में सेटल हो जाना। और 19 का G, F नहीं है, मैंने पहले ही बोला था F नहीं है, किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को या ट्रेड को प्रैक्टिस करना। ये थे आपके 19 के, आर्टिकल 19 के 6 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, ये था। और ये पूछता ही है एग्ज़ामिनर को, जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनर, उनको ऑब्सेशन है, तो 19 के जो 6 डिफरेंट राइट्स हैं उनको देख के जाना। आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, किसने कहा था बताओ ज़रा। अब इस आर्टिकल 2 में आते हैं आपके रिट्स, और ये जो 5 रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। जो हाई कोर्ट इशू करती है रिट्स, वो आर्टिकल 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत आता है। तो इसमें है क्या क्या वो देख लो। पहला तो है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मतलब क्या है कि पुलिस अगर किसी को डिटेन करती है, किसी को अरेस्ट करती है, तो ये इशू हबीस कॉर्पस तब इशू करवाया जाता है, किया नहीं जाता, करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि उस इंसान को प्रकट करे, सामने लाए, जीवित या मृत कैसे भी। ठीक, ये था आपका हबीस कॉर्पस। दूसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब यहाँ पे वी है कौन, वी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, वी नॉट द पीपल। अच्छा शायद वी पीपल की बात हो रही है, वी कमांड उसको छोड़ो, कौन है कौन नहीं है। ये देखते हैं कि मैंडेमस में है क्या। मैंडेमस में हम किसी पब्लिक अथॉरिटी को बोलते हैं कि वो अपना कार्य करे, जो वो या तो करने से मना कर देता है या फिर ही और शी इज़ फेल टू डू सो, एक पब्लिक अथॉरिटी को। ये मैंडेमस में लागू होता है। यहाँ से सुनते जाना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, और वो कन्फ्यूजिंग क्यों है। पहला ये तो हो जाएगा, हबीस कॉर्पस भी हो जाएगा, मैंडेमस भी हो जाएगा। हाँ, मैंडेमस जो है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए नहीं निकाल सकते,
मैंडेमस है पब्लिक अथॉरिटी के लिए, जैसे कि कल को आप लोग कुछ जाओगे ऑफिस में तो आप जैसे के लिए मैंडेमस है, अगर आप उस आते हो उस श्रेणी में तो, क्योंकि गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं बनने वाले, सॉरी प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोकना किसी चीज़ को। जो सुपीरियर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को रोकती है कि प्लीज़ इस लेवल से आगे आपकी जो है, यहाँ पर मेंशन है ना, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकती है कि प्लीज़ इससे आगे आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप ना करें। दिस इज़ द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ही है किसी को रोक देना। दूसरा है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी होता क्या है, टू बी सर्टिफाइड। अब टू बी सर्टिफाइड यहाँ पे भी कोर्ट वाला मैटर है, प्रोहिबिशन में भी कोर्ट वाला मैटर था और यहाँ पर भी कोर्ट वाला मैटर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोलती है कि जो केस पेंडिंग है वो हमारे पास ट्रांसफ़र करो, या फिर लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा जजमेंट दे दिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, तो हायर कोर्ट जो है वो उसे नलीफाइड कर देती है, वो उसे कैंसिल कर देती है। ठीक है, दोनों प्रोहिबिशन सर्टियोरी, एक तो जब भी समझाने बैठो ना बाहर कुत्ता भौंकने लगता है। प्रोहिबिशन और सर्टियोरी दोनों हो गया। उसके बाद आता है आपका क्यो वारंटो। क्यो वारंटो होता क्या है कि किसकी अथॉरिटी से या फिर किस अथॉरिटी से आपने कोई पब्लिक ऑफिस, आप किसी पब्लिक ऑफिस में विराजमान है। जैसे हाल ही में अभी एक केस आया था कि कोई आदमी था, क्या था, वो नकली आईएएस बन के घूम रहा था और काफ़ी सारे उसने धन इकट्ठा कर लिए थे। या फिर उससे पहले भी एक और आया था कि एक आदमी जो था वो नकली का ब्रिगेडियर बन के घूम रहा था और 2-2 बाउंसर भी रखे थे उसने। तो क्या हो गया, ये केस किसके तहत आ जाएगा, इस तरह की केसेस ये आ जाएंगे क्यो वारंटो के अंदर, द सिटीजन ओनली फॉर्मूला। अभी हमने ऊपर देखे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे होता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए नहीं हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं हैं वो देखना है। तो जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं, मतलब बाकी सारे आर्टिकल्स तो इंडियन सिटीज़न के लिए हैं ही, लेकिन ये जो आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये किसके लिए नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। बाकी इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इंडियन सिटीज़न और फॉरेन सिटीज़न दोनों के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 में क्या था वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में है। एक सेकंड में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में। और कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ये अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड से। ठीक, आर्टिकल और कहाँ पे कहाँ तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कौन से पार्ट में, पार्ट 4 में था डीपीएसपी, पार्ट 3 में था फंडामेंटल राइट्स। एलडीसी पीएचसी ये इक्वल टू बीच में नहीं है यार, इसको हटाओ, इक्वल टू बीच में नहीं है, ये इसने क्या लिख दिया, एलडीसी पीएचसी। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि आर्टिकल 19 के 6 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स थे, ABCDEG, उसी प्रकार आर्टिकल 39 में भी 6 डिफरेंट डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और वो क्या क्या हैं, L से है आपका लाइवलीहुड, D से आपका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉमन गुड। C से आपका कंजर्वेशन, कंसंट्रेशन में मतलब ये प्रिवेंट करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए, हालांकि ऐसा किया तो नहीं जा सकता पर ठीक है। पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है ना इससे काफ़ी ऑब्सेशन है एग्जामिनर को, ये इक्वल पे इक्वल वर्क। दूसरा आता है एक मैटरनिटी लीव, और काफ़ी सारे और भी, एक ये पहले तो ये दूसरा मैटरनिटी लीव ये आता है, इससे पूछा गया क्वेश्चन कई बार। इक्वल पे इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल में है, तो इक्वल पे इक्वल वर्क जो है वो आर्टिकल 39 के
डी में है, दिस इज आर्टिकल 39 का डी। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, एच। ये आपका ई, इसमें क्या है कि वर्कर्स की हेल्थ का प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना, ये आता है आपके आर्टिकल 39 के ई में। सी में आता है ये 39 का सी, सॉरी 39 का एफ, नॉट सी, ये याद करने के लिए यार, LDAC FC। आर्टिकल एफ में आता है अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए, इसने लिखा है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ किसका, चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़। और इसको ये जो सी वाला, सर यार, ये जो 39 का एफ है, इसको आर्टिकल ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल सी का एफ। उसके बाद आता है आपका सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। जो DPSP है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, हालांकि उन्हें हमने डिवाइड कर लिया है, डिवाइडेड है या नहीं तो कहना मुश्किल नहीं है, शायद वो नहीं है डिवाइडेड, वो DPSP डायरेक्ट है 36 से लेकर 51 तक, पर हमने उसे कैटेगराइज कर दिया है किसमें, सोशलिस्ट में, गांधीयन में और लिबरल इंटेलेक्चुअल में। और ये आर्टिकल्स नंबर भी हैं, तो आर्टिकल नंबर, पहले एक चीज़ की आर्टिकल नंबर याद रखो, दूसरा ये कि उस आर्टिकल में क्या है वो याद रखो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। या तो आपसे आर्टिकल नंबर पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल नंबर जो है DPSP का वो सोशलिस्ट है, या फिर गांधीयन है, या फिर लिबरल है, या फिर दे देगा कि कौन सा सोशलिस्ट नहीं है, या फिर कौन सा गांधीयन नहीं है, या फिर कौन सा लिबरल या इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल नंबर्स, जैसे कि आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 ये सारे के सारे सोशलिस्ट हैं। 40, 47, 48 ये क्या है, ये है गांधीयन। और आर्टिकल 44, 50 एंड 51 दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लिबरल DPSP। उसके बाद आता है आपका सिटीजन ऑब्लिगेशन। सिटीजन ऑब्लिगेशन क्या होता है, सिटीजन ऑब्लिगेशन यहाँ पे कहा जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये आर्टिकल 51A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्हें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था, किस कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट ईयर 2002 में एक और ड्यूटी ऐड किया गया, और वो है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। कब ऐड किया गया था इसको, 2002 में, किसके तहत, 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो अब टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अब टोटल हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, अब होता क्या है कि जो ड्यूटीज़ हैं उसको लेकर कोई आपको कोर्ट में घसीट के नहीं चला जाएगा कि हाँ इसने जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको नहीं निभाया तो इसको कोर्ट में ले चलो, ऐसा नहीं होगा। पर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि आप एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने राष्ट्रीय धरोहर का, कल्चर हेरिटेज का, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, दिस इज़ ड्यूटी। तो ये एक एक्सेप्शन है कि आप अपने फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है ना, तो ये किस में आया था, ये वर्मा कमेटी, जो कि 1999 में है, कि पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है कि अगर कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है, अगर उनका वॉलेशन होता है तो, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। तो नेशनल ऑनर में आता क्या है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशन, फिर भी लोग कर ही देते हैं, हालांकि फ्लैग वाला थोड़ा कम होगा, पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था पर अब होता अभी भी है। ठीक, तो यही था। उसके बाद आता है मिनेर्वा मिल केस। मिनेर्वा मिल बैलेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों में बैलेंस बना के रखा जा सके, बस यही है मिनेर्वा मिल केस में। कब आया था ये, 1980 में आया था। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव समिट, ये मैं बार बार हेडिंग पढ़ ले रहा हूँ, हेडिंग की उतनी आवश्यकता है नहीं, इस पे देख लो। पार्ट 4, 5 एंड पार्ट 4, यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका पार्ट 5 में है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्ट 6 में है। तो पार्ट 5 में क्या आता है यूनियन में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और
अटॉर्नी जनरल। स्टेट में पार्ट 6 में आता है गवर्नर। यहाँ वाइस गवर्नर नहीं है, जैसे कि सेंटर में होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट में गवर्नर है, वाइस गवर्नर नहीं है। और क्या है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल। ठीक, अब ये ट्रिक है 89 ऐड करने वाली, ध्यान रखना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रिक पता होना अच्छी बात है, बट सिर्फ ट्रिक ही पता होना अच्छी बात नहीं है। पता चला कि आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल गया कि इसमें 89 ऐड कर दो यूनियन वाले में, तो हमें स्टेट में जो हो रहा होगा सेम चीज़ वो पता चल जाएगी। अब पता चला कि तुमने 89 गलत ही आर्टिकल में जोड़ दिया, तो कैसे चलेगा? जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो हमने 89 ऐड करना शुरू किया है वो 74 से ऐड करना शुरू किया है। हमने 52 से ऐड कर, यूनियन में तो प्रेसिडेंट भी आता है, हमने उस पर ऐड क्यों नहीं किया? वहाँ काम ही नहीं करेगा वो ट्रिक। 52 में शुरू होता है प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स, 52 से लेकर 62 तक, उसमें नहीं काम करते +89। तो +89 इन्हीं आर्टिकल्स के लिए काम करते हैं, 74 से आगे। तो जैसे कि आर्टिकल 74 में है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल है सेंटर का, अभी मंत्री परिषद नहीं, उसको तो कैबिनेट बोलते हैं ना। हाँ, जो सेंटर का है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आर्टिकल 74 में है। और अगर आप आर्टिकल 74 में 89 ऐड करते हो तो आपको आता है आर्टिकल 163, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 75, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स के और प्रोविजन। अगर आप इसमें 89 ऐड करते हैं तो 164, ये आपके स्टेट में ही मिनिस्टर्स के प्रोविजन के बारे में आर्टिकल है। 76 ये है आपकी अटॉर्नी जनरल, इसमें अगर आप 89 ऐड करते हैं तो हो जाता है 165, जो होता है एडवोकेट जनरल के बारे में। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन कहाँ पर? कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसको अगर 89 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसमें 89 ऐड करोगे तो आता है आपका 167, जो कि है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। हेड और ओके, प्रेसिडेंट और गवर्नर का थोड़ा कंपैरिजन किया गया है। प्रेसिडेंट का जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या है? वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, पर जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, उसके बाद लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलएज, इसमें ये नहीं होता। क्या नहीं होता? नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होते। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होते। कौन कौन होता है? सीधा सीधा याद रखो, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल से होता इलेक्टेड, इलेक्टोरल से कौन होता है? इलेक्टेड, इलेक्टोरल से इलेक्टेड। कौन कौन से इलेक्टेड? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स, और यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली और पुडुचेरी, 7 या 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी, उसमें सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, बस सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी। उसके बाद आता है गवर्नर का इलेक्शन। तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर अपॉइंट करता है, हुआ किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है गवर्नर। उसके बाद आता है इनको जो शपथ दिलाते हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस बहुत सारे हैं, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट के गवर्नर होंगे उस स्टेट के चीफ जस्टिस, उस स्टेट के नहीं, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और इनका टर्म होता है प्रेसिडेंट का 5 साल, और इनको एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो है इम्पीचमेंट के थ्रू। और इम्पीचमेंट का आधार भी क्या होना चाहिए? वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन।
और ये जो गवर्नर है इन्हें एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो है प्लेजर ऑफ द इनके पास कोई इम्पीचमेंट वाली समस्या नहीं है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज होंगे। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर तब तक गवर्नर भी बैठा हुआ है, मतलब जितना लंबा टेन्योर प्रेसिडेंट का है उतना लंबा टेन्योर जो है वो गवर्नर का भी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी गवर्नर को हटा देंगे, वेन एवर ही वॉन्ट्स। दिस इज़ द प्लेजर, उनके मूड के ऊपर कह लो, हालांकि मूड कहना गलत होगा। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रख लो कि हाँ जब प्रेसिडेंट चाहे तब। गवर्नर में इम्पीचमेंट वाली बात नहीं है। ओके, अब आते हैं पार्डनिंग पावर पे। प्रेसिडेंट जो है वो, जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे वो है माफ़ करने वाला, कि प्रेसिडेंट जो है वो एक डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल को भी माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर के पास ऐसी कोई भी है वो अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर किसी डेथ सेंटेंस को या किसी कैपिटल पनिशमेंट को माफ़ नहीं कर सकते। वो किसी मार्शल कोर्ट मार्शल को भी माफ़ नहीं कर सकते। दिस इज़ द डिफरेंस। बाकी दोनों सेम ही था पार्डनिंग पावर में। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जो है वो आर्टिकल 72 में आता है। यहाँ पे 89 ऐड करोगे तो आर्टिकल 161 चला जाएगा। सब में 89 मत ऐड कर देना, कुछ कुछ में ही। यहाँ पे 161 में किसका आ जाएगा, वो गवर्नर का पार्डनिंग पावर। ओके, एंड नाउ द कंट्रोलिंग द काउंसिल, द 15% कैप। 15% कैप क्या है वो देख लो। जो सेंटर की बात करें, अगर सिर्फ सेंटर की क्यों, पीएम और सीएम अगर दोनों की बात करें, मतलब लोकसभा में भी सेंटर में भी, और जो विधान सभा होती है वहाँ पर भी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अगर पीएम की भी बात करें तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% किसका, लोकसभा की स्ट्रेंथ का। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है बता दो ज़रा। 15% इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। उस 15% में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। सेम गोज़ टू चीफ मिनिस्टर, कि जो चीफ मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल है उनका, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दैट 15% इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक, ओके, दिस वाज द पार्ट। ठीक है, आज के लिए आज वीडियो में इतना ही है। आगे कल या परसों देखेंगे, जब भी देखेंगे, पर आज की वीडियो के लिए इतना ही।